नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी स्पर्श की तासीर। ऐसा नहीं कि राजकुमारी जी के जीवन में बीमारी का वह पहला कदम था। 70 के वयस पर कदम रखती अब तक अहर्निश स्वजन परिजन की सेवा करती रही हैं। पराये शरीरों को स्पर्श करती या आत्मा रूपी गेहूं में घर बनाए बैठी बीमारियों को निकाल बाहर करवाने में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सेवकों की सेवा लेती राजकुमारी जी का अपना शरीर भी बीमार होता जा रहा है। न वह डॉक्टर है न नर्स, पर मरीजों को डॉक्टर तक और डॉक्टर के सुझावों को मरीजों तक पहुंचाते हुए उन्हें सैकड़ों बीमारियों के नाम कंठाग्र हो गए हैं। गांव से आते बेवश बीमारों की पहली श्रोता वही होती हैं। बड़े सब्र से उन्हें सुनती, ढाढ़स बंधाती और फिर फोन उठाकर डॉक्टर से कहती, मैं एक मरीज भेज रही हूँ, कृपया इनकी जांच पड़ताल अच्छी तरह कर दें। इन्हें मेरे घर का ही सदस्य समझें। उस डॉक्टर के पास राजकुमारी जी द्वारा अनुशंसित कोई पहला मरीज तो होता नहीं था। उस डॉक्टर को भी पता नहीं कितनी बार राजकुमारी जी ने फोन पर कहा होगा, इन्हें मेरा अपना ही समझे, और ऐसा ही कहा होगा अन्य विभागों के 50 डॉक्टरों को। इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी में सैकड़ों मरीजों को लेकर स्वयं अस्पताल जाती रही हैं। डॉक्टर के इलाज और राजकुमारी जी के स्नेहिल शब्दों के स्पर्श से बीमार ठीक हो जाता, उन्हें दिल से धन्यवाद और उनके बाल बच्चों के लिए दुआएं देता अपने घर को वापस जाता रहा है। इसलिए जब कभी उनके मित्र या संबंधी राजकुमारी जी के पास बातें करने के लिए होते थे, उनके पास होता था मरीज और उसकी बीमारी से लड़ने में मदद करने वाले डॉक्टरों के किस्से कहानी व संस्मरण के खजाने। छोटी मोटी बीमारियां कब उनके अपने शरीर में आईं, फिर बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गईं, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। कुछ ने तो स्थायी निवास बना लिया है। राजकुमारी जी क्या करें, उन्होंने भी उन्हें अपनी जीवन संगनी बना रखा है। पर इस बार बीमारी का रुतबा ही कुछ और था। उस दिन जब उन्हें फोन लगाया, राजकुमारी जी की आवाज धीमी थी। कमजोर आवाज को सुनकर मैंने पूछा, क्या हुआ? पहले से भी पतली आवाज, मैं तो बीमार हूं, 2 महीने हो गए। अरे मुझे पता भी न चला, मन ही मन बुदबुदाती अपने पर झल्लाती। मैंने फोन रख दिया। भला फोन पर क्या पूछती? फोन भी मैंने किसी बीमार के इलाज के लिए ही किया था। बिहार से आए उस बीमार ने कहा था, आप राजकुमारी जी को फोन कर दें, मेरे पिताजी के इलाज में उन्होंने बड़ी मदद की थी। तभी मैंने रिसीवर उठा लिया था। बड़ी बेदिल है यह दिल्ली, इसकी उलझने, व्यस्तता, हर आदमी भागता नजर आता है, अपने भी बेगाने बन जाते हैं। जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो, दूरभाष से भी दूरी मिटाने की कोशिश नहीं होती। दूरभाष रखते हुए मैंने उस बीमार से कहा, राजकुमारी जी स्वयं बीमार हैं, मैं अभी जाती हूँ उन्हें देखने। थोड़ी भी तबीयत ठीक लगी, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। वह बीमार भी राजकुमारी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। राजकुमारी जी के पास पहुंचकर देखा, उनकी हालत खराब थी। डॉक्टर बैठे हुए थे और 2-3 रिश्तेदार महिला भी। मैं एक और बैठ गई। डॉक्टरों के जाने के बाद उन्होंने पास बुलाया, पूछा, क्यों फोन किया था? किसी को मेडिकल इंस्टीट्यूट में दिखाना है क्या? क्या बीमारी है? आप कहें तो। गिरती उठती आवाज, मानो छत के टैंक में पानी कम हो और रुक रुक कर टेप से पानी निकल रहा हो। नहीं नहीं, कोई बीमार नहीं है, मैंने तो यूं ही। उन्हें भी पता था कि मैं उन्हें यूं ही फोन नहीं करती। अपने पर घिराई शर्मिंदगी से मैं स्वयं अस्वस्थ होने लगी। उनकी बीमारी के बारे में विस्तार से पूछताछ करना भी उचित नहीं समझा। मेरी ओर से इतनी ही सेवा क्या कम थी? क्या करती मैं उनकी बीमारी के बारे में जानकर? कोई डॉक्टर तो थी नहीं। बीमार से मिलने आने वाले उनके हितैषी बीमारी पूछ पूछ कर नाहक बीमार को तंग करते हैं। मैंने इतना ही पूछा, गोनू कहाँ है? आज ही स्कूल गई है। मेरी बीमारी में वह भी परेशान हो गई। 2 महीने रात रात भर जागती रही है। आज मैंने देखा वे इतना भी बोल नहीं पा रही थी। मैं उन्हें अपनी सेवा अर्पित करती बोली, आपको आराम की जरूरत है, मैं अभी जाती हूँ, फिर आती रहूंगी। उन्होंने फिर बोलने की कोशिश की, आज नंदिता आने वाली है। अच्छा किया उसे बुला लिया, आखिर बाल बच्चे होते किस दिन के लिए हैं। गोनू को भी राहत मिलेगी और आपको भी, सबसे ज्यादा तो नंदिता को। फोन पर आपकी हालत सुन सुनकर नाहक परेशान होती होगी। बेटी जो ठहरी,
माँ की पीड़ा बेटी से सहन नहीं होती। डॉक्टर है ना, अमेरिका में भी मरीजों से घिरी रहती है, बहुत चाहते हैं उसे उसके मरीज। मैं उनका इशारा समझ गई थी। अनुमान लगाया था कि नंदिता अपने बीमारों का इलाज केवल दवा से नहीं करती होगी, उसके बात व्यवहार से भी मरीज अपनी बीमारी भूल जाते होंगे। यदि डॉक्टर की वाणी में मिठास हो, सुनने की शक्ति हो, तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। मेरे लाख मना करने पर भी अपना दर्द दबाए कब राजकुमारी जी अपनी डॉक्टर बिटिया नंदिता द्वारा बीमारों पर किए गए मानवीय और चिकित्सकीय करिश्मों की चर्चा करती रहीं। बिटिया को याद करते ही उनके मुरझाए चेहरों पर थोड़ी सी ताजगी छा जाती थी, मानो बाग में गिरे सूखे पत्तों पर अचानक बादल का एक टुकड़ा बरस गया हो। मैं उन्हें उस फुहार में भीगती छोड़ आई। फिर वही दिन वही रातें बीतती गईं। अपनी व्यस्तता व दूरी को जबरन कम कर मैं राजकुमारी जी के घर दूसरे तीसरे दिन जाती। थोड़ी देर उनके पास बैठकर चली आती। उस दिन नंदिता सूप ले आई थी, माँ को पिलाने लगी। राजकुमारी जी ने कहा, तुम रहने दो। गोनू को पुकारा, वह पिला देगी। तब तक तुम डॉक्टर चावला को फोन कर लो। उनकी डॉक्टर बिटिया का सधा हुआ हाथ अचानक थरथरा गया था। सूप गिर पड़ा राजकुमारी जी के ऊपर। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतने सधे डॉक्टर के हाथ से ऐसी भूल कैसे हो गई। नंदिता ने अपने हाथ से माँ के कपड़े पर गिरे सूप की सफाई की, दूसरा सूप लेकर गोनू को भेज दिया। राजकुमारी जी चिंता व्यक्त करने लगी। गोनू, दीदी को क्या हुआ है? इन दिनों न जाने किस सोच में डूबी। एक दिन और ऐसा ही कुछ हुआ। नंदिता ने कहा, माँ मैं आपका स्पंज कर दूं? राजकुमारी जी मेरी ओर मुखातिब हो बोली, अब देखिए मैं इतनी बड़ी डॉक्टर से स्पंज करवाऊं। डॉक्टर के प्रस्ताव को नकारती हुई, तू रहने दे, आया है ना, या फिर गोनू स्कूल से आकर। नंदिता ने उनकी पूरी बात कहाँ सुनी। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई, थर्मामीटर नीचे गिर गया। बिना कुछ बोले नंदिता टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठाने लगी। तू रहने देना, ये छोटे छोटे काम तुम्हारी उंगलियों को शोभा नहीं देते। मैंने भी माँ में हाँ मिलाई। हाँ बेटी, यह अमेरिका नहीं है, यहाँ क्या कमी है दाई नौकरों की। नंदिता मुस्कुराई, सार गर्भित मुस्कान थी उसकी। बोली, आंटी अब आपका देश भी अमेरिकन पैटर्न पर ही चल पड़ा है, देखना थोड़े दिनों में ही। मैंने भी हाल ही में मंथन किया, अपना ज्ञान उड़ेल दिया। हाँ बेटा, हम वहाँ की मशीनें, वहाँ की टेक्नोलॉजी भले ही आयात कर लें, वहाँ के मानवीय संबंध, अपने घनिष्ठ रिश्तों के प्रति टूटे संबंध भाव नहीं आयात कर सकते। अब देखो ना, यह हमारी परंपरा के अनुकूल ही है ना कि तुम अपना काम धाम छोड़कर माँ की सेवा के लिए भारत आई हो। यहाँ पड़ी पड़ी तुम्हारी माँ तुम्हारी डॉक्टरी की सफलता बखानती नहीं अघाती। माँ बेटी का यह रिश्ता दब धस गया है वहाँ की अट्टालिकाओं की नींव तले। वहाँ तो सारे पारिवारिक रिश्ते बिखर गए हैं, तभी तो। मानो नंदिता ने मेरे संभाषण की समीक्षा की हो। काश मैं उसी से उसकी समीक्षा की व्याख्या करवाऊं। डॉक्टर चावला आ गए थे। वे दोनों डॉक्टर आपस में चिकित्सीय सूत्रों को सुलझाने में लग गए। मैंने भी आज्ञा मांग ली। उस दिन जब मैंने गेट के अंदर प्रवेश किया, नंदिता और गोनू अपनी माँ को दोनों ओर से पकड़े लॉन में ही टहला रही थी। मुझे देखते ही गोनू ने कहा, आंटी इधर आ जाइए। बेटियों ने माँ को भी कुर्सी पर बैठा दिया। मैं उनके नज़दीक गई, राजकुमारी जी को नमस्कार किया। अरे आज तो आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, कर दिया ना नंदिता ने आपका इलाज। बस आपकी बीमारी को भी इसी डॉक्टर का इंतजार था। मैं उनके पास की कुर्सी पर बैठती हुई बोली। आंटी, गोनू की शिकायत थी। अरे मैंने ऐसा कहाँ कहा, तुमने तो खूब सेवा की है माँ की, बेटी हो तो ऐसी और डॉक्टर हो तो ऐसी। मैंने दोनों के सिर पर हाथ रख दिए। आंटी, नंदिता की शिकायत मुखारित हुई। राजकुमारी जी के पांव तले बैठी उनसे चिपकी दोनों बेटियां मानो दो बच्चों वाली नहीं, 2-2 साल की हों। सेवा तो दोनों ने की है, पर नंदिता डॉक्टर है ना, इसके डॉक्टरी ज्ञान पर मुझे पूरा भरोसा है, तभी तो। इतना कहकर नंदिता के चेहरे पर आंखें गड़ा दी, मानो माँ द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर नंदिता की गहराई प्रसन्नता भाप रही हूँ। पर वहां उभरे भाव देखकर एक क्षण के लिए सहम गई। तभी नंदिता फूट पड़ी, प्लीज बस करो,
बस करो। नंदिता अचानक चीख पड़ी, कानों पर दोनों हाथ रखे। हम सब चकित हो उसे देखने लगे। डॉक्टर संबोधन सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। मेरी सास, मेरा पति, मेरा बच्चा सब मुझे डॉक्टर की नज़र से देखते हैं। अपनी बीमारी में उन्हें भी मेरे स्पर्श से ही तसल्ली मिलती है। मेरी सेवा उनके लिए रामबाण होती है, पर मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से सेवा नहीं करती। माँ, मैं वहाँ बेचैन थी कि कोई मेरी सेवा को बहू की सेवा, पत्नी की सेवा, माँ की सेवा के रूप में तो स्वीकार करे। माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की सेवा स्वीकार कर लो, अमेरिका से आई एक डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर डॉक्टर सुन सुनकर मैं एक नन्ही बिटिया के स्वर में फूट पड़ी और अपनी बिटिया नंदिता की हथेलियों के स्पर्श की तासीर से झंझकृत हो उठा राजकुमारी जी का शरीर। लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ हुए धमनियों में बहते नए खून की तासीर से गर्म हो उठा। घुटने टेके उनके पांव पर सिर थामे बैठी नंदिता नन्ही के सिर पर हाथ फेरती उसका पूरा चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए बोली, हाँ मेरी बिटिया, मेरी नन्ही, तुम्हारा चेहरा तो एक डॉक्टर के रूप में ही मेरे सामने उभरता था। मैं भूल ही गई कि तू मेरी जाया भी है, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मुझे माफ़ कर दे। गोनू से भला कैसे बर्दाश्त होता। माँ कहती हुई उसने भी उन हथेलियों के बीच अपना चेहरा समा लिया। 6 नयनों से एक साथ धारें बह चली, गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराएं। माँ बेटी मिलन के उस दृश्य को अपनी आंखों में भरती मैं क्यों पीछे रहती। छलक आई थी मेरी आंखें भी, पर आंसुओं से भरे धुंधले दृश्य के आगे भी नंदिता के हाथ से सूप का गिरना, थर्मामीटर फूटना और मेरे संभाषण की समीक्षा, सबके अर्थ साफ दिख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी स्पर्श की तासीर। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।